विशाल अपनी माँ को शॉपिंग करा रहा था। फिर वे लोग वहाँ से निकल गए। मॉल से बाहर आकर विशाल बोला, माँ तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं सामने के मेडिकल स्टोर से तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। ठीक है विशाल बेटा, तू जा। विशाल वहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। बाहर काफी धूप थी। विशाल की माँ को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती हैं। तभी नम्रता दौड़कर उनके पास आती है और उन पर पानी छिड़कती है। विशाल की माँ को होश आता है तो नम्रता कहती है, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, थोड़ा चक्कर आ गया था, अभी मैं ठीक हूँ। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा साथ आया है, वो दवाइयाँ लेने जरा मेडिकल स्टोर गया है, बस वो आता ही होगा, मैं चली जाऊंगी। तो ठीक है, जब तक वो नहीं आती तब तक मैं आपके पास ही रहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चली जाओ, तुम्हें भी तो काम होगा। हाँ माँ जी, काम है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। एक बार आपका बेटा आ जाए फिर मैं चली जाऊंगी। और ऐसा कहकर नम्रता वहीं खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद विशाल वहां पर आ जाता है। विशाल की माँ उसे नम्रता से मिलवाती है और सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनकर विशाल नम्रता से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पीछे मेरी माँ का ख्याल रखा। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बेटा अपना फोन नंबर तो देती जाओ। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। नम्रता विशाल की माँ को अपना नंबर दे देती है और वहां से चली जाती है। विशाल भी अपनी माँ के साथ घर आ जाता है। अगले दिन शाम को चाय पीते हुए विशाल की माँ उससे कहती है, बेटा मैं जब से नम्रता से मिली हूँ तब से उसे भूल नहीं पाई हूँ। कितनी सुंदर थी ना वो, और बातों में तो जैसे रस खुला था उसकी। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए तेरे लिए। उनकी बड़ी बहू ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अरे माँ जी, किसकी इतनी तारीफ हो रही है? कौन लड़की पसंद आ गई आपको? जरा मैं भी तो सुनूं। बेटा मैं नम्रता की बात कर रही हूँ, कल वो मुझे मॉल के बाहर मिली थी। ऐसा कहकर विशाल की माँ कीर्ति को सारी बातें बताती है। ये सुनकर कीर्ति कहती है, विशाल भैया, क्या वो लड़की आपको भी इतनी ही पसंद आई? और अगर पसंद है तो बताओ, शादी की बात करते हैं। विशाल अपनी भाभी की बात सुनकर शर्मा जाता है। अगले दिन विशाल की माँ नम्रता को फोन लगाती है और उसकी माँ से बात करती है। फिर ये सभी लोग नम्रता के घर रिश्ता लेकर पहुँचते हैं। नम्रता के पिताजी उन सबको बताते हैं, बहन जी आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मेरी बेटी सिर्फ 12वीं पढ़ी लिखी है। दरअसल जब नम्रता 12वीं में थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसीलिए नम्रता ने पढ़ाई छोड़ दी और घर संभाल लिया। ये बात सुनकर विशाल की माँ बोली, भाई साहब आपकी बेटी में एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण हैं। मुझे और मेरे बेटे को तो ये रिश्ता मंजूर है ना विशाल? हाँ माँ। जहाँ एक तरफ विशाल और उसकी माँ नम्रता के कम पढ़े लिखे होने के बाद भी शादी के लिए तैयार थे, वहीं कीर्ति को कम पढ़ी लिखी लड़की अपनी देवरानी के रूप में मंजूर नहीं थी, क्योंकि कीर्ति बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी नम्रता बहुत जल्दी बहू बनकर विशाल के घर आ जाती है। दूसरे दिन नम्रता की पहली रसोई की रस्म थी। नम्रता बहुत अच्छा खाना बनाती है। विशाल के कुछ पड़ोसी भी आए हुए थे। नम्रता सभी को खाना परोसती है। तब शीला आंटी कहती हैं, अरे वाह विशाल, तुम्हारी दुल्हन तो बड़ी ही सुंदर है। माया तू तो बड़ी ही खुशनसीब निकली, तुझे दोनों बहुएं बड़ी ही अच्छी मिली, सुंदर, सुशील, समझदार और पढ़ी लिखी। क्या कहा आपने शीला आंटी? दोनों बहुएं पढ़ी लिखी? आप एक बार नम्रता से पूछ तो लीजिए कि उसने कितनी पढ़ाई की है। बताओ बेटा, क्या एजुकेशन है तुम्हारा? वो आंटी, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। क्या इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी की है विशाल ने? शीला आंटी की बात सुनकर सभी पड़ोसी आपस में बातें करने लगते हैं। बेचारी नम्रता शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली जाती है।
और रोने लगती है। विशाल उसके पास आया और बोला, अरे नम्रता, इसमें रोने की क्या बात है? आज आपकी कितनी बेइज्जती हो गई ना, मेरे कम पढ़े लिखे होने की वजह से। देखो नम्रता, सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। संस्कार सबसे ऊंची चीज है और मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी इतनी संस्कारी है। नम्रता विशाल की बातें सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कीर्ति छोटी छोटी बातों पर नम्रता को कम पढ़े लिखे होने का ताना देती और खुद के ज्यादा पढ़े लिखे होने का रौब जमाती। एक दिन की बात है, विशाल की माँ की सहेली के यहाँ पर उसके पोते की बर्थडे पार्टी थी। विशाल भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचा। सभी लोगों ने साथ में खाना खाया और वापस आने लगे। तभी पार्टी में कीर्ति की कुछ सहेलियां उससे मिल गईं और कीर्ति से बात करने लगी। कीर्ति की एक सहेली शिखा ने कहा, कीर्ति, तेरी देवरानी तो बहुत सुंदर है, तुम दोनों की आपस में बहुत बनती होगी ना? कीर्ति शिखा की ये बात सुनकर चल गई और बोली, नहीं, मेरी कम पढ़े लिखे लोगों से जरा कम ही बनती है। क्या मतलब है तेरा कीर्ति? तेरी देवरानी कम पढ़ी लिखी है? हाँ, वो केवल 12वीं तक पढ़ी है। कीर्ति और उसकी सहेलियों की ये बात सुनकर नम्रता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। विशाल उसे रोता हुआ देख लेता है। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हाँ बेटा, मुझे भी कीर्ति की बातों का बहुत बुरा लगा। माँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं नम्रता को कॉलेज करवाऊंगा। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा, तू कल ही उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दे। विशाल कमरे में आता है और नम्रता को ये सारी बातें बताते हुए कहता है, नम्रता, मैं कल ही तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा। तुम अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे पढ़ाएंगे? काफी साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े, पता नहीं अब मैं पढ़ पाऊंगी भी या नहीं। नम्रता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम न सिर्फ पढ़ पाओगी बल्कि अच्छे नंबरों से पास भी होगी। नम्रता अपने पति की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन विशाल नम्रता का कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और कहता है, नम्रता, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। अब कल से तुम रोज कॉलेज जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है विशाल। अगले दिन नम्रता सुबह जल्दी उठती है और किचन में जाकर खाना तैयार करती है और फिर फटाफट तैयार होकर कॉलेज निकलने लगती है। तभी कीर्ति कहती है, अरे नम्रता, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, विशाल ने बताया था ना कि उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, तो बस मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, क्या तुम सचमुच कॉलेज जा रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ पाओगी? क्यों नहीं भाभी, विशाल और माची को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जरूर पढ़ाई करूंगी। ऐसा कहकर नम्रता कॉलेज चली जाती है। शाम को नम्रता काफी थकी हुई घर आती है। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तब कीर्ति वहाँ आती है और कहती है, नम्रता, खाना बनाने का समय हो रहा है, चलो किचन में चलकर मेरी मदद करवा लो। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज कॉलेज का पहला दिन था ना, इसीलिए। मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर आती हूँ। नहीं नम्रता, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें कॉलेज करना है तो करो, लेकिन अपने हिस्से का काम तो तुम्हें पूरा ही खत्म करना होगा। नम्रता कीर्ति की बात सुनकर किचन में आ जाती है और उसके साथ काम करवाने लगती है। समय बीतता है, नम्रता अपने हिस्से का काम भी करती है और रात को जाग कर पढ़ाई भी। धीरे धीरे नम्रता का कॉलेज पूरा हो गया और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि नम्रता ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। विशाल और विशाल की माँ इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन कीर्ति बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ बड़बड़ाते हुए कीर्ति वॉशरूम में नहाने जा रही थी। कॉलेज में टॉप किया है तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है, पता नहीं। तभी अचानक कीर्ति का पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। घर में नम्रता के अलावा कोई नहीं था। नम्रता दौड़ कर आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, लगता है आपका पैर फिसल गया है, चलो मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ।
नम्रता कीर्ति को कमरे में ले जाती है, उसके पैर दबाती है, उसके पैर में बाम लगाती है और फिर उसे गरम गरम सूप बनाकर देती है। अगले 3-4 दिनों तक नम्रता कीर्ति का बहुत ख्याल रखती है। अब कीर्ति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो नम्रता से कहती है, नम्रता मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड था, लेकिन तुम बहुत गुणी हो। जब तुम कम पढ़ी लिखी थी तब भी तुम बहुत संस्कारी थी और तुम्हें किसी बात का घमंड नहीं था, और आज जब तुमने इतना पढ़ लिख लिया तब भी तुम संस्कारी हो और तुम्हें किसी बात का घमंड नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई। कीर्ति की बात उसके पीछे खड़ी सास और विशाल भी सुन रहे थे। ये सुनकर वो मुस्कुराकर कीर्ति की तरफ देखते हैं। इस तरह नम्रता के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।